हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम वनस्पति विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस सामान्य विज्ञान की डाली हैं। सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का ये आखिरी चरण चल रहा है। बायोलॉजी की मैंने मोस्टली सारी क्लासेस डाल दी हैं। इसके बाद में एक दो वीडियोज और आएंगी। फिर हम भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स जैसे ही कवर हो जाएगा उसके बाद हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम जिन जिन टॉपिकों को कवर करेंगे वनस्पति विज्ञान के तहत, पहले मैं उनको बता देता हूँ। उसके बाद विस्तार से एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं रजिस्टर में। जिन चीज़ों को मैं बोलता जाऊं उन चीज़ों को आप लिखते जाएं। वनस्पति विज्ञान में हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ मैंने ये टॉपिक लिख लिए हैं जिन जिन टॉपिकों को हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। पादप और जल के बीच में संबंध है जो, उसको समझेंगे। उसके बाद में कीट भक्षी जो पेड़ होते हैं उनको हम समझेंगे। उसके बाद परजीवी पौधों को समझेंगे। फिर पादप हार्मोन्स को पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। औषधीय पौधे जो मेडिसिन्स में काम आते हैं, आर्थिक महत्व के जो पौधे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पादप भूलनिकी यानी कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आते हैं प्लांट्स रिप्रोडक्टिव कैसे करते हैं, प्लांटों में जनन कैसे होता है, तो उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में फिर हम पढ़ेंगे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है छोटे एग्जामों में। आज हम इस वीडियो में 2-3 टॉपिकों को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1-2 टॉपिक को कवर करेंगे। करीब 3 वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पादप जगत से, यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट सबसे पहले तो जो किंगडम है इसे साम्राज्य कहते हैं और इसमें बहुत तरह के प्लांट्स आते हैं। शुरू से पादपों का जनन कैसे शुरू हुआ पृथ्वी पे, वहाँ से लेके इनका विकास कैसे आगे चलता चला गया, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। किस तरह से पादपों ने विकास यात्रा को तय किया। तो इसमें प्लांट्स किंगडम में इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। जो प्लांट्स किंगडम है इसको कई उप साम्राज्यों में कवर करते हैं। उप साम्राज्यों में भी प्लांट्स की बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। हर एक उप प्लांट का जो किंगडम है उसमें बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। इन प्रजातियों को अलग अलग पौधों की संरचनाओं के आधार पर, पौधे किस तरह के उसमें वातावरण है पनप रहे हैं उसके आधार पर, पौधों की पत्तियों के बनावट के आधार पर, पौधों की लंबाई के आधार पर और पौधों के फलों के आधार पर, पौधों के बीजों के आधार पर बहुत सारी संरचनाओं को देख के इन किंगडम्स को बनाया जाता है। जो समान जो चीज़ें हैं एक किंगडम में समान चीज़ों को रखा जाता है। जो कॉमन संरचनाएं होती हैं उनको रखा जाता है। इसी तरह अगले किंगडम में अलग तरह की संरचनाओं को शामिल किया जाता है। जो प्लांट किंगडम है ये मुख्य तौर पर प्लांट एक किंगडम है और उसमें 5 उप किंगडम यानी कि 5
उप साम्राज्य बनाए गए हैं। 5 उप साम्राज्यों में प्लांट किंगडम को विभाजित किया गया है। आप इन चीजों को लिखते जाएं। पहला है थैलोफाइट। थैलोफाइट आप लिख लें। सबसे पहले लिखें पादप जगत। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। पादप जगत इसको 5 उप जगतों में वर्गीकृत किया गया है। इनकी विशेषताओं के आधार पर, अलग अलग पौधों की विशेषताओं के आधार पर उप साम्राज्यों में डिवाइड किया जाता है इनको। और एक साम्राज्य में बहुत सारी विशेषताएं कॉमन होती हैं। जैसे तो पत्तियों की संरचना कॉमन होगी, या फिर लंबाई के आधार पर, या फिर उनमें फल किस तरह के लग रहे हैं, या उनके बीज किस टाइप के हैं, या फिर उनमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है या नहीं हो रहा। उनके आधार पर ये उप साम्राज्य प्लांट्स के बनाए गए हैं। पहला जो उप साम्राज्य है वो है थैलोफाइट। थैलोफाइट साम्राज्य में बहुत सारे पादप आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पौधा है या फिर एक ही तरह के पौधे हैं, नहीं। थैलोफाइट में भी बहुत प्रजातियां पौधों की आती हैं। मुख्य तौर पर इसमें सरल संरचना वाले पौधे आते हैं, जिनकी सरल संरचना होती है। जैसे नीले हरे शैवाल। ये शैवाल पानी में होते हैं, इनके कोई जड़ें नहीं होती हैं, और इनमें अलग अलग संरचनाएं नहीं डिवाइड होती हैं। जैसे कि हम स्थलीय पौधों में देखते हैं, वृक्षों की शाखाएं, वृक्षों की पत्तियां, उस तरह की इनमें थैलोफाइट्स में ये संरचनाएं नहीं होती हैं। और थैलोफाइट में सरल सी संरचनाएं होती हैं। इसमें न पत्तियां होती हैं, न तना होता है, तना भी इनमें नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल नीले हरे शैवाल होते हैं। इसके बाद दूसरा उप साम्राज्य है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी बहुत सारी पौधों की प्रजातियां आती हैं, लेकिन इनकी मुख्य जो विशेषताएं हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इनका एक अलग से साम्राज्य बना दिया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इन पौधों में संवहनी उत्तकों का अभाव होता है। ठीक है, संवहनी उत्तक क्या होते हैं? संवहनी उत्तक होते हैं जिनसे पौधे जमीन से या पानी से पोषण को पत्तियों तक पहुंचाता है, या जड़ों से खनिजों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। वो संवहनी उत्तक होते हैं। ब्रायोफाइट जो उप साम्राज्य है, इन पौधों में संवहनी उत्तक नहीं होते हैं। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पेड़ों में खनिजों का या भोजन का, जिन संरचनाओं से, जिन उत्तकों से पौधों में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है खनिजों का, वो ब्रायोफाइटा में नहीं होती है। और पत्ती, तना या मूल, ये भी स्पष्ट रूप से उसमें संरचनाएं दिखाई नहीं देती हैं। उनको कहते हैं ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा जो जगत है, उपजगत, इनको पौधों का उभयचर कहा जाता है। उभयचर किसे कहते हैं? जो जमीन पर भी रह ले और पानी में भी रहता हो, उनको कहते हैं उभयचर। ये ब्रायोफाइटा प्रजाति के जो पौधे हैं, ये जब अपनी संतान को बनाते हैं, यानी कि अन्य पौधे बनाते हैं, यानी प्रजनन करते हैं, तो ये जल में ही प्रजनन करते हैं।
ये बात हमें याद रखनी है, ब्रायोफाइटा को पौधा जगत का उभयचर कहा जाता है। तीसरी उपजाति है प्लांट की उपसाम्राज्य टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी बहुत सारी प्रजातियां पौधों की आती हैं। अब इनमें संवहनी उत्तक होते हैं। जो टेरिडोफाइटा उपसाम्राज्य है, इन पौधों में संवहनी उत्तक होते हैं और तना पत्ती जैसी संरचनाएं स्पष्ट होती हैं। यानी ये पहले के जो पौधे प्लांट के उपसाम्राज्य हैं, उनसे थोड़े विकसित प्रजाति के पौधे हैं। ये धीरे धीरे विकास का चरण पौधों का आगे बढ़ रहा है। ये चीज आप नोट कर रहे होंगे। इनमें तना पत्तियां थोड़ी स्पष्ट होती हैं। पता चलता है कि भाई इस पौधे में ये पत्ती है, ये तना है। और संवहनी उत्तक भी होते हैं जो पौधे की जड़ों से खनिजों को या पानी को पौधे की अन्य संरचनाओं में ऊपर की तरफ उसको ले जाते हैं, खनिज को और जलों को। और पौधे की पत्तियां जो हैं, उनमें पौधे का खाना बनता है, उसको अन्य दूसरी जगहों तक पौधे में ट्रांसफर करते हैं संवहनी उत्तक। चौथा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्रजाति के जो पौधे होते हैं, इनमें जो बीज लगते हैं, उन बीजों के ऊपर फल नहीं होता। यानी कि खुले बीज होते हैं, इनमें कोई फल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में बिना फल वाले बीज होते हैं। पांचवा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट की उपजाति। ये सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं। हमारे आसपास जितने भी ज्यादातर पौधा दिखाई देते हैं, वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। अब एंजियोस्पर्म पौधे सबसे विकसित प्रजाति के हैं और ये सबसे बाद में आए हैं। इनमें जो फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज के चारों तरफ फल होता है। जैसे बेर, बेर में बीज फल के अंदर होता है, उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को भी आगे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये बातें आप लिखते चलें। एक द्विबीजपत्री और दूसरा एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनमें बीज दो हिस्सों में बट जाता है। जैसे चना, चना को थोड़ा सा रगड़ते हैं, ऐसे खोल के देखते हैं तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। जैसे मूंगफली, इसके अलावा मटर और ड्राई फ्रूट भी कई ऐसे होते हैं, जैसे बादाम, या फिर और कई ऐसे फल होते हैं, उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। और एक बीजपत्री वे पौधे होते हैं जो जिनका बीज दो हिस्सों में नहीं बटता है। जैसे चावल, चावल को हम तोड़ के देखेंगे तो वो दो हिस्सों में नहीं बटता। तो ये एक बीजपत्री है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे पादप और जल के बीच में संबंध को। पादप और जल के बीच हम जो संबंध है उसको समझेंगे जाइलम और फ्लोएम से। दो तरह के ये संवहनी उत्तक होते हैं पादपों में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है, ये पौधों की जड़ों से, यानी कि पौधे की जड़ें नीचे जमीन में होती हैं,
चाहे वो पानी में हो, वहाँ से पौधे की जड़ें अवशोषण करेंगी पानी का और खनिजों का। उस पानी और खनिज को पौधे में ऊपर तक ले जाने का काम होता है जाइलम का। पत्तियों तक ये जल को पहुंचाते हैं, खनिजों को पहुंचाते हैं ऊपर की तरफ। इस तरह ये पौधे में अलग अलग जगहों पर जहाँ पौधे में खनिजों की और जल की ज़रूरत होगी, वहाँ तक ये पौधों की जड़ों से पानी और खनिजों को ले जाते हैं जाइलम। और दूसरा जो संवहनी ऊतक है पौधों में, वो है फ्लोएम। फ्लोएम पौधों की पत्तियों से, जो भोजन पौधों की पत्तियों में बनता है, उसको पौधे के दूसरे हिस्सों में ले जाते हैं फ्लोएम। ये भी संवहनी ऊतक है। पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि खुद का भोजन प्रकाश संश्लेषण से तैयार करते हैं। पौधे की हर एक पत्ती में, हर एक कोशिका में, पौधों में कोशिकाओं से बना होता है पौधा भी, जैसे मानव बॉडी कोशिकाओं से बनी होती है, उसी तरह जो पौधे होते हैं उनमें सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल में जो भोजन बनता है पौधे का प्रकाश संश्लेषण से, वो भोजन पौधे की अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है फ्लोएम ऊतक की वजह से। संवहनी का मतलब है संवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम। अब ये 2-3 शाखाएं हैं पौधों की खेती करने से संबंधित एडवांस लेवल की। इनका भी हमें नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक टर्मिनोलॉजी लिख दी जाएगी, हाइड्रोफोनिक प्लांट किन्हें कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है द्रव, जल। द्रव में जो जल में जो पौधों का खेती की जाती है, जल में जिन पौधों को पाला जाता है, उनको कहते हैं हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक में पौधों को जमीन में नहीं बोया जाता, इनकी जड़ों को पानी में रखा जाता है और पानी में पोषण डाले जाते हैं। वहीं से पौधे की जड़ें फ्लोएम संवहनी ऊतकों से अन्य शाखाओं में जल और खनिजों को पहुंचाती है। तो हमें याद रखना है, हाइड्रोफोनिक पादप की वह ब्रांच है जिसमें पादप जल के अंदर बोए जाते हैं। दूसरा है एरोफोनिक प्लांट। इनको हवा में बोया जाता है, यानी कि जमीन में नहीं बोया जाता, जमीन से अदर इनको बोया जाता है एरोफोनिक को। सबसे छोटा पादप कौन सा है, ये कुछ फैक्ट हैं, वो भी हमें याद रखने हैं। सबसे छोटा पादप है वोल्फिया का। वोल्फिया ये जल में होते हैं और इनकी शाखाएं, वोल्फिया की ना तो रूट होती हैं और ना ही पत्तियां होती हैं, ना ही तना होता है। इनमें अस्पष्टता रहती है। लेकिन वोल्फिया सबसे छोटा पादप है धरती पे, और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ये बात भी हमें याद रखनी है। वोल्फिया पुष्प, इस वोल्फिया जो पादप है इसमें पुष्प भी लगता है, फूल भी लगता है, और वो धरती पे सबसे बड़ा फूल है। यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं धरती पे सबसे छोटा फूल वाला पौधा वोल्फिया है, और धरती पे सबसे बड़ा फूल वाला पौधा वो है रफलेसिया। ये भी हमें याद रखना है। और जो रफलेसिया है ये एक परजीवी पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। ये किसी दूसरे पौधे पे
पनपेगा जैसे अमर बेल होती है, और उसके न्यूट्रिएंट्स सारे चूस लेता है। सबसे विकसित जड़ें जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उनकी मानी जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने की वजह से पौधों की जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, नीचे तक होती हैं, बहुत गहराई से वो पानी को लेके आती हैं, तब जाके रेगिस्तान में पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। इसलिए सबसे विकसित जड़ें उन पौधों की मानी जाती हैं जो रेगिस्तान में पनपते हैं, और सबसे कमज़ोर जड़ें उनकी मानी जाती हैं जो जलीय पौधे होते हैं, जल में पैदा होते हैं। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि नदियों में, तालाबों में ऊपर जो पेड़ पौधे बहते रहते हैं उनमें जड़ें बहुत कम होती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वो बह के चले जाते हैं, इसीलिए उनकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। इन चीज़ों को लिखते जाए। अब हम समझेंगे कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप यानी ये कीटों का भक्षण कर लेते हैं। इनमें आते हैं जैसे घटपर्णी, ड्रासेरा, ये पौधों की प्रजातियां हैं। ये कीटों का भक्षण इसलिए कर लेती हैं क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, और पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पोषण के रूप में। अब इन पौधों की पत्तियों के आसपास में जैसे कोई कीट जाता है, छोटी मक्खी जाती है, उनको ये पौधों की पत्तियां चिपका लेती हैं, और उसमें जो नाइट्रोजन है उसको शोषित कर लेती है। ये कीटों का भक्षण ये पौधे इसलिए करते हैं क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है। और इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी क्यों होती है? हो सकता है वहाँ की ज़मीन में जहाँ ये पौधे होते हैं उस ज़मीन में ही नाइट्रोजन की कमी हो, इसलिए हमें घटपर्णी और ड्रासेरा का नाम याद रखना है। ये कीट भक्षी पौधे हैं। अब हम देखेंगे परजीवी पादप। परजीवी पादप उन पादपों को कहते हैं जो दूसरे पादपों पर पनपते हैं, यानी दूसरे पादपों से पोषण चूस लेते हैं, खुद ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं। इसलिए इन पौधों में जड़ें भी नहीं होती हैं, और इन पौधों को अगर दूसरे पौधे पे फेंक दिया जाए, जैसे अमर बेल, पीले कलर की बेल होती है, उसको अगर दूसरे पेड़ पर फेंक दिया जाए तो वो धीरे धीरे उस पेड़ को सुखा देगी। उस पेड़ के सारे पोषण को, सारे न्यूट्रिएंट्स को खुद चूस लेती है, और जिस पेड़ पे ये बेल फेंकी गई है उस पेड़ को सुखा देगी, और पूरे पेड़ पे ये फैल जाती है। जब वो पेड़ सूख जाएगा तो ये बेल भी, अमर बेल, खुद सूख जाती है। तो ये परजीवी हैं, अमर बेल, कफलेसिया परजीवी हैं, तो इनमें खुद का भोजन तो बना नहीं पाते हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। जैसे इंसान की बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, तरह तरह के हार्मोन्स बनाती है, और उनका बॉडी में अलग अलग यूजेस होते हैं, उसी तरह पादप की बॉडी में भी हार्मोन्स बनते हैं, और उन हार्मोन्स का यूज होता है। हार्मोन्स किसी उत्तक की या किसी अंग की या तो क्रियाविधि को बढ़ा देता है, या उस अंग की क्रियाविधि को कम कर देता है, उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स पादपों में दो तरह के होते हैं। एक तो वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स। वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स उन्हें कहते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायक हो, यानी पौधे के उत्तकों को बढ़ाए, पौधे की सेल्स को बढ़ाए, पौधे की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हो।
पौधे की लंबाई बढ़ाए, पौधे में अच्छे फल लगाए, मोटे फल लगाए, ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी इनको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। और दूसरे वे हार्मोन्स होते हैं वृद्धि अवरोधक, यानी उस पेड़ की वृद्धि को कम कर दें, उन्हें वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहते हैं। वृद्धि प्रेरक में हम ऑक्सिन हार्मोन का नाम याद रखते हैं, उसके अलावा जिब्रेलिया का नाम याद रखते हैं। ये दो नाम हम वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स के रूप में याद रखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन है जो, ये पेड़ की वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और जो पौधों में फल लगते हैं उनकी साइज बढ़ाने के लिए काम आता है। जैसे इनका यूज हम जो सेब की खेती करते हैं, तो सेब की खेती में सेब के ऊपर इस हार्मोन को छिड़क दिया जाता है। ये वैसे तो नेचुरली बनते हैं, इनको कृत्रिम रूप से भी प्राप्त किया जा रहा है आजकल। जब एक सेब लगेगा किसी पेड़ में, दूसरे भी फलों पे ये कामगर है। सेब का छिलका पतला होता है, उस पे अगर ये ऑक्सिन हार्मोन छिड़क दिया जाए तो सेब का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि पतले छिलके की वजह से सेब में आसानी से ये ऑक्सिन हार्मोन अंदर चला जाएगा और सेब की ग्रोथ अच्छे से कर देगा। उसी तरह जिब्रेलिया हार्मोन है। जिब्रेलिया हार्मोन्स ये भी किसी पौधे की वृद्धि के लिए सहायक है। उस पौधे की ये कई गुना लंबाई बढ़ा देता है, और इसका अक्सर करके यूज होता है। जैसे बांस की खेती करते हैं जो लोग, वो इसका यूज करते हैं ताकि बांस उनका और लंबा बढ़ सके। वृद्धि अवरोधक, इसमें एब्सेसिक हार्मोन का हम नाम याद रखेंगे, और दूसरा इथाइलिन का नाम याद रखेंगे। एब्सेसिक हार्मोन है, ये पौधे की ग्रोथ को कम कर देते हैं, ये पौधे की ग्रोथ बढ़ने नहीं देते हैं, और इनका उपयोग आजकल शीत गृहों में करा जा रहा है। जैसे फसलों का भंडारण किया जाता है, आलू की फसल का भंडारण किसी ने करा है या अदरक की फसल का भंडारण करा है, तो वहाँ पे एब्सेसिक हार्मोन छिड़क दिया जाता है ताकि आलू में वो ग्रोथ ना हो, अदरक में ग्रोथ ना हो। इसलिए एब्सेसिक हार्मोन का यूज आजकल हो रहा है। और इथाइलिन हार्मोन, ये भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। जैसे फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कच्ची केला गोदाम में रख दी जाती है, पपीता रख दिए जाते हैं गोदाम में कच्चे ही, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके। उनके ऊपर इथाइलिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है और वो फल पक जाते हैं। अब हम देखेंगे औषधीय पौधे, यानी इनका आर्थिक महत्व भी है और औषधि में भी ये पौधे काम आते हैं, दवाइयों में। वैसे तो जितने भी पौधे हैं हमारे लिए काम के ही हैं, सबका अपना आर्थिक महत्व है। चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, चाहे वो फर्नीचर के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम उसका मेडिसिन में उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही पौधे काम के हैं। फिर भी उनमें कुछ औषधीय पौधे हैं, इनमें से कुछ के नाम मैंने लिखे हैं। जैसे जामुन, जामुन का फल जो है ये डायबिटिक पेशेंटों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा अर्जुन, ये हृदय रोगी के लिए लाभकारी है। और भी अर्जुन का जो पौधा है इसके बहुत सारे अपने औषधीय गुण हैं। नीम का है, नीम का पेड़ में बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और इसका दवाइयों में खूब उपयोग भी किया जाता है। तुलसी, ये खांसी के लिए, कफ के लिए सर्दी में काफ़ी लाभदायक है। और तुलसी का पौधा
का धार्मिक महत्व भी है और ये एयर को प्यूरिफाई भी करता है। सर्पगंधा ये अस्थमा रोगी के लिए उपयोगी माना जाता है। जो आंवले का पौधा है, इन चीज़ों को आप लिख लें। आंवले में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। तो इस तरह इस वीडियो में बस यही टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। थैंक यू।